नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद पीएस परिहार में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र पढ़ा रहा हूं। और मैं शुरू किया था राज्य और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में मैंने दैवीय सिद्धांत को देखा, शक्ति के सिद्धांत को देखा, सामाजिक समझौता के सिद्धांत को देखा। आज लास्ट जो सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत, उसको शुरू करेंगे। और अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा है या सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे परफेक्ट, सबसे प्रासंगिक सिद्धांत कौन सा है सामाजिक राज्य की उत्पत्ति का, तब आप बताएंगे कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रासंगिक सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य कोई लेबोरेटरी में बना एक दिन का कोई सिद्धांत नहीं है कि हम प्रयोगशाला में गए और कुछ प्रोडक्ट्स मिला के राज्य जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर लिया, ठीक है। और कोई उत्पादक नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि हम उसको प्रयोगशाला में बना पाएंगे, या वह कोई दूसरे दुनिया की चीज नहीं है, उसको देवताओं ने बनाया है। वह हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं और अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वह एक दिन में बना हुआ है। यांत्रिक तो है, यांत्रिक सिद्धांत तो मानता है कि राज्य यांत्रिक है, लेकिन एक दिन में ही बना है, एक दिन में नहीं बना है। उसी को आज हम क्लियर करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, ठीक। आज का जो मेरा टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। आया क्यों? अगर कोई भी सिद्धांत या कोई थ्योरी पूछी जा रही है तो आया क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तब मैं बता रहा हूं कि इसके पूर्व जो है, राज्य की विकासवादी सिद्धांत के पूर्व जो है, पहली बात जितने भी सिद्धांत है वे अनुप्रयुक्त हैं, ठीक है, अनुपयुक्त हैं। इसके पूर्व जो सिद्धांत आए थे, इसके पूर्व जो भी सिद्धांत थे वे उपयुक्त नहीं थे, वे उपयुक्त नहीं थे, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति मानवों के द्वारा हुई है, एक समझौता के द्वारा हुई है, वह एक गलत धारणा पर आधारित है। सामाजिक समझौता सिद्धांत गलत धारणा पर आधारित है, गलत धारणा पर आधारित है। तीसरी बात, राज्य की उत्पत्ति किसी प्रयोगशाला में नहीं, किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि परस्पर विकास का परिणाम है, परस्पर विकास का परिणाम है। ये तीन बातें राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को बल प्रदान करती हैं और कहती हैं कि भैया अभी तक जितने भी सिद्धांत हैं वे अप्रासंगिक हैं, अनुपयुक्त हैं। जो विकासवादी सिद्धांत है वह ज्यादा प्रासंगिक है। इसीलिए एक विचारक हैं, उनका नाम है वर्जेस, ठीक है, उनका नाम है वर्जेस। और वर्जेस महोदय का कहना है कि राज्य कब कैसे या कैसे कि समाज ने राज्य का रूप ले लिया, यह नहीं कहा जा सकता, ठीक है, कि यह नहीं कहा जा सकता यह नहीं कहा जा सकता कि कब समाज ने
राज्य का रूप ले लिया, राज्य का रूप ले लिया। यानी कि अगर यह पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि बर्जेस महोदय अगर पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि बर्जेस महोदय राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को मानने वाले थे, तब आप लोगों को यह बताना होगा कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वे मानते थे। और उनका विकासवादी होना या विकासवादी सिद्धांत को मानना कहां से पुष्ट हो रहा है, क्योंकि उनका यह स्टेटमेंट है कि कब यह नहीं बताया जा सकता कि कब समाज राज्य का रूप ले लेता है। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरे विचारक थे केवलर। ठीक, एक दूसरे विचारक थे सुमनर एंड केवलर। सुमनर व केवलर दो विचारक थे, एक विचारक सुमनर और दूसरा विचारक केवलर। तो यह प्रश्न उठता है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिद्धांत के किस बात को कहा। तब इनका स्टेटमेंट है कि जैसे जैसे कोई बालक कब प्रौढ़ बन जाता है, जैसे कोई बालक कब प्रौढ़ बन जाता है, कब प्रौढ़ बन जाता है, ठीक है, या कोई समाज राज्य बन जाता है, या कोई समाज कब राज्य बन जाता है, कब राज्य बन जाता है, यह नहीं बताया जा सकता। उसी प्रकार ठीक है, जिस प्रकार कोई बालक कब प्रौढ़ बन जाता है यह नहीं बताया जा सकता, उसी प्रकार वह समाज कब राज्य बन जाता है यह नहीं बताया जा सकता। ठीक है, या ऐसा कर दीजिए कि ठीक है, ऐसा कर दीजिए कि एक सीमा रेखा नहीं खींच जा सकती। ठीक है, एक कब बन जाता है, इसकी एक सीमा रेखा नहीं खींची जा, इसकी एक सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है, अब दो प्रकार के विचारक आते हैं, दो नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बर्जेस और सुमनर एंड केवलर। बर्जेस ने ऐसा मान लिया कि कब समाज राज्य का रूप ले लेता है इसको नहीं निर्धारित किया जा सकता, और वही प्रकार से सुमनर और केवलर ने कहा कि किस प्रकार कोई बालक प्रौढ़ हो जाता है, कोई बालक अपने बचपन की अवस्था से प्रौढ़ की अवस्था यानी युवा अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी एक कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई टाइमलाइन नहीं बताया जा सकता। उसी प्रकार से कब वह समाज राज्य का रूप ले लेता है यह भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अभी इसके पूर्व जितने भी सिद्धांत थे जो यह मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति मानवों के द्वारा हुई या राज्य की उत्पत्ति शक्तियों के द्वारा हुई या एक राज्य की उत्पत्ति परस्पर समझौता का परिणाम है, उसे नहीं सिद्ध किया जा सकता, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति सतत विकासवान है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि राज्य की जो इस समय वर्तमान पोजीशन है यह एक परफेक्ट पोजीशन है। हमें देखते हैं कि दिनों दिन राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि राज्य की विकासवादी सिद्धांत मानता है कि राज्य विकास का परिणाम है और राज्य स्वयं विकासमान है। ठीक है, राज्य स्वयं विकासमान है और अपने स्वरूप में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, जैसे परिस्थितियां आ रही हैं उस हिसाब से राज्य का स्वरूप में भी परिवर्तन हो पा रहा है। ठीक है, इसी को अगर एक विचारक और आ जाए मैकाइवर, अगर हम एक विचारक को और पढ़ना चाहें इनके साथ तो हम मैकाइवर को ले सकते हैं। मैकाइवर, आप लोग मैकाइवर का नाम सुने होंगे। मैकाइवर महोदय ने कहा जिस प्रकार रक्त संबंध परिवार को जन्म देता है, जिस प्रकार रक्त संबंध परिवार को जन्म देता है उसी प्रकार समाज राज्य को जन्म देता है। जिस प्रकार
रक्त संबंध। अब परिवार का आधार तो रक्त संबंध ही है ना। जिस प्रकार रक्त संबंध परिवार को जन्म देता है, परिवार को जन्म देता है, उसी प्रकार समाज राज्य को जन्म देता है। मैं जितने विचारकों का नाम ले रहा हूं, जिन उनके स्टेटमेंटों को लिख रहा हूं, सब एक प्रकार से राज्य की विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं। सब लोग राज्य की विकासवादी सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं। और राज्य के विकासवादी सिद्धांत आया क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी सिद्धांत थे वे सब एकांगी मत थे। वे सब एक ही पॉइंट्स को लेके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राज्य की उत्पत्ति में सिर्फ और सिर्फ शक्ति का आधार नहीं है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति सिर्फ शक्ति से नहीं हुई, या राज्य की उत्पत्ति सिर्फ देवताओं से नहीं हुई, या फिर राज्य की उत्पत्ति सिर्फ पारस्परिक समझौता से नहीं हुआ है, या फिर राज्य की उत्पत्ति किसी एक बिंदु से, जैसे कि कल हम आपको बेंथम मिल बता रहे थे कि राज्य की उत्पत्ति उपयोगिता को मानता है। ठीक है, राज्य की ऊपर जो एक गवर्निंग बॉडी है वह उपयोगिता कह सकते हैं। आप उपयोगितावादी बिंदु को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। वह व्यक्ति अपने ज्यादा से ज्यादा सुख और ज्यादा से ज्यादा आनंद के लिए राज्य की उत्पत्ति कर रहा है। ठीक है, अगर आप मार्क्स को देखें, कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जो है वह पूंजीपति वर्ग के द्वारा, ठीक है, श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई एक संस्था है। तो वहां पर अर्थ को एक मोटिव के रूप में स्वीकार कर रहा है राज्य। ठीक है, वह एक मार्क्स जो है वह एक अराजकतावादी विचारक था। ठीक है, अराजकतावादी विचारक जो है वह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति गलत तरीके से, राज्य होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, राज्य की कोई जरूरत नहीं है, राज्य अनावश्यक भी है, बुराई भी है, कोई जरूरत नहीं है। राज्य केवल और केवल इसलिए बनाया गया है कि वह गरीबों का शोषण कर सके, यानी कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा गरीबों को शोषण करने के लिए बनाया गया एक माध्यम है। ठीक, इसी प्रकार से मैकाइवर ने कहा। और एक अगला विचारक आते हैं जैसे ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर ने कहा कि यह राज्य को आधार माना जा सकता है, जैसे कि ओपेनहाइमर ओपेनहाइमर ने माना राज्य की उत्पत्ति का सिर्फ एक कारण मानना उचित नहीं। मेरे हिसाब से राज्य एक विकासमान संस्था है, विकासमान संस्था है जिसमें बहुत बिंदुओं की भूमिका है। कौन कौन से बिंदु बता रहा है? वह बता रहा है व्यक्ति से परिवार, परिवार से गांव और गांव से समाज। ठीक है, जो ओपेनहाइमर है, ओपेनहाइमर ने 5 स्टेप में पूरा करता है राज्य की उत्पत्ति। ओपेनहाइमर राज्य के विकासवादी सिद्धांत को मानता है और वह 5 स्टेप में राज्य के स्वरूप को स्वीकार करता है। कैसे करता है? वह कहता है कि ओपेनहाइमर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, ओपेनहाइमर ने कहा बिंदुओं की भूमिका है। कैसे? देखिए, होता क्या है कि व्यक्ति होता है। ठीक है, व्यक्ति से परिवार बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से गांव बनता है, गांव से समाज बनता है और समाज से राज्य बनता है।
इस प्रकार 5 बिंदुओं पे ओपेनहाइमर ने 5 बिंदुओं पर राज्य की, ठीक है यहां पे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, ओपेनहाइमर ने 5 बिंदुओं पर राज्य की उत्पत्ति की बात की है। वह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति में केवल एक कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता, यहां पे रक्त संबंध को भी महत्व देता है, युद्ध को भी महत्व देता है, सामाजिक समझौता को भी महत्व देता है, ठीक है, अर्थ को भी महत्व देता है। यानी कि ड्राइविंग पॉइंट्स पे ड्राइविंग इफेक्ट जो है किस किस का पड़ता है, तो ओपेनहाइमर कहता है कि सभी बिंदुओं का, वह चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे धर्म हो, इन सब का महत्व है, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के पीछे इन सब का महत्व है, तब जाके राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसके पूर्व, ओपेनहाइमर के पूर्व अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसी बात हुई क्यों कि राज्य की उत्पत्ति एक विकासवान संस्था है? ऐसा यह माना गया क्योंकि बहुत सारे लोग निम्न अलग अलग विचार दे रहे थे। मार्क्स ने कहा राज्य की उत्पत्ति पूंजीपति वर्ग के द्वारा, राज्य की उत्पत्ति पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिकों के शोषण के लिए बनाया गया एक संस्था है। ठीक है, श्रमिकों के शोषण के लिए बनाया गया संस्था है पूंजीपति वर्ग के द्वारा। यानी कि मार्क्स विषय में कहा जा सकता है कि मार्क्स एक अराजकतावादी विचारक था। मार्क्स एक अराजकतावादी विचारक था, ठीक है, जो यह मानता था, ठीक है, यहां पे नहीं लिखा, अगले पेज में कर दे रहे हैं, ठीक है, अराजकतावादी, ठीक है। अराजकतावाद सिद्धांत क्या है? तो अराजकतावाद सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह मानता है कि राज्य अनावश्यक भी है और बुराई भी। राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, राज्य सिर्फ और सिर्फ शोषण के लिए, और इसीलिए वह राज्य के अस्तित्व को ही हटाने का बात करता है, समाप्त करने की बात करता है। राज्य जैसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अराजकतावादी मानता है कि राज्य एक अनावश्यक, अच्छा ये सब स्टेटमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, अनावश्यक बुराई है, ठीक है। अगर आप लोग सोचे कि यह स्टेटमेंट कैसा, तो आप जान लीजिए कि ये स्टेटमेंट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। राज्य के विषय में उसके महत्व को स्वीकार करते हुए ज्यादातर जितने सिद्धांत हैं, जितने विचारक हैं, वे चाहे उदारवादी हो, चाहे व्यक्तिवादी हो, चाहे आदर्शवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे अराजकतावादी हो, ये सब राज्य के लिए अपने अपने विचार देते हैं और उनके विचारों को सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अराजकतावादी विचारक जो कह रहा है, वह यह कह रहा है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यानी कि अनावश्यक कहने का तात्पर्य कि कोई जरूरत ही नहीं है और बुराई तो बुराई है। यानी कि अराजकतावादी एक ऐसा मत है जो है मानता है कि राज्य की कोई अस्तित्व नहीं है, राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, राज्य केवल हम लोगों को शोषण के लिए बनाया गया, जो शक्तिशाली लोग हैं उनके द्वारा एक संस्था है जो कि हमारे शोषण कर सके, ठीक है। अतः जहां तक हो सके राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया जाना चाहिए, राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया जाना चाहिए और पूर्व की अवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, गांधी जी भी कहते हैं, अगर हम गांधी जी के विचार को देखें, गांधी जी जहां राम राज्य की बात करते हैं, गांधी जी के विचार को हम आपको बाद में इंडियन थिंकर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें गांधी जी के विचार को पढ़ाएंगे। गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं, ठीक है, सुराज की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन गांधी भी एक प्रकार के अराजकतावादी थे। उनका मानना था कि जो वर्तमान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है, राज्य का
वर्तमान स्वरूप है यह उचित नहीं है। ठीक है, राज्य का वर्तमान स्वरूप उचित नहीं है, इसी को गांधी जी हटाने की बात करते हैं। गांधी जी राज्य के वर्तमान स्वरूप को मिटाने की बात करते हैं और एक आदर्श राज्य, राम राज्य की स्थापना करते हैं। इसके स्थान पर एक आदर्श राज्य की, ठीक है, एक आदर्श राज्य राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं, राम राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो राज्य का वर्तमान स्वरूप है, राज्य के वर्तमान स्वरूप को मिटाने की वजह से ही, हटाने की वजह से, इसकी आलोचना करने की वजह से ही गांधी को दार्शनिक अराजकतावाद, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दार्शनिक अराजकतावादी दर्शन विचारक कौन है, तब आप कहेंगे दार्शनिक अराजकतावादी विचारक महात्मा गांधी है। और यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि लोग महसूस ही नहीं कर पाते कि गांधी और अराजकतावादी महसूस ही नहीं कर पाते कि गांधी और अराजकतावादी। अगर आप गेस भी करेंगे, अगर आप अनुमान करके टिक भी करेंगे, तब भी आप गांधी को अराजकतावादी कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो डीप स्टडी किया है, जो मेरी क्लास किया है, मेरे द्वारा बच्चों को गांधी जी पढ़ाए जाते हैं, गांधी के दर्शन को पढ़ाया जाता है, वहां पे मैं बताता हूं कि गांधी दार्शनिक अराजकतावादी हैं। और ऐसी टिप्पणी लिखने के लिए आपको जीआईसी के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऐसी टिप्पणी अगर मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ जाए, आपसे क्वेश्चन आ जाए जीआईसी के मेंस में कि क्या गांधी अराजकतावादी दर्शन, ठीक है, अराजकतावादी विचारक हैं। ठीक है, विचारक हैं। ठीक, अगर यह प्रश्न आ जाए कि क्या गांधी दार्शनिक अराजकतावादी विचारक हैं, अब आप इसमें देखिए मेन कीवर्ड्स क्या हैं। मेन कीवर्ड्स क्या हैं? गांधी है और अराजकतावादी, दो वर्ड हैं। तब आप जब आंसर राइटिंग इसकी करना शुरू करेंगे, तब आप पहले पैरे में बताएंगे अराजकतावादी विचार है क्या। ठीक है, पहले पैरा में फर्स्ट पैरा जो होगा वह आपका होगा कि अराजकतावाद क्या है। अराजकतावाद क्या है। ठीक है, अब दूसरे पैरे में कहेंगे गांधी के राज्य संबंधी विचार। ठीक है, राज्य संबंधी विचार। ठीक है, उसमें तीसरे में इनकी विचारों की विशेषता को लिखेंगे। ठीक है, राज्य संबंधी विचारों में क्या, और फिर चौथे पॉइंट पे आप कहेंगे, आप जो तीसरा के बाद जो चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट, वहां पे आप तुलना करेंगे गांधी और अराजकतावादी विचारों के। ठीक है, तुलना करेंगे, तुलना अराजकतावाद तथा गांधी का राज्य। गांधी के राज्य संबंधी विचार। और तब जाके आप यहां पे पांचवें पे निष्कर्ष कर लिखेंगे। तब पांचवें पे जाके आप कंक्लूजन लिखेंगे यहां पर कि गांधी शुद्ध अराजकतावादी न होते हुए दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में हम उनको रख सकते हैं। यानी निष्कर्ष करेंगे कि गांधी शुद्ध अराजकतावादी, दार्शनिक न होकर ठीक है, शुद्ध अराजकतावादी न होकर दार्शनिक अराजकतावादी हैं। दार्शनिक अराजकतावादी हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो विचार आ रहे हैं, जो कंक्लूजन हुआ। अब देखिए, आपको यहां पे मैं आपको राज्य की उत्पत्ति को समझा रहा था, राज्य के नेचर्स को समझा रहा था, और एक जीआईसी के क्वेश्चंस का सबसे, जैसे होता है कि
पेट क्वेश्चंस, क्या गांधी अराजकतावादी थे? आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएंगे, आपसे इस प्रकार से एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्या गांधी अराजकतावादी थे। आपको इस पे 250 शब्दों में टिप्पणी लिखना होगा। बहुत से बच्चों को तो प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है। और जो राज्य के नेचर्स को, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को और कोरिलेट करना जानता है, अच्छा आंसर वही लिख सकता है जो 2-3 सिद्धांतों को जोड़ सके, उनमें समानता दिखा सके, उनमें असमानता दिखा सके। ठीक है, तो जब यह क्वेश्चन आ गया कि क्या गांधी अराजकतावादी थे, तब आपको इस हिसाब से क्वेश्चन लिखना होगा कि अराजकतावादी है क्या, गांधी जी राज्य के संबंधित क्या विचार है, फिर अगले में उनकी तुलना करनी होगी और फिर निष्कर्ष देना होगा कि गांधी को हम प्योर एनार्किज्म में नहीं रख सकते, उनको फिलॉसफिकल एनार्किस्ट कह सकते हैं। ठीक है, उनको हम दार्शनिक अराजकतावादी कह सकते हैं, शुद्ध अराजकतावादी नहीं कह सकते। ये आपका आंसर राइटिंग होना चाहिए। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को, अभी मैं इसके पहले जो बता रहा था विकासवादी सिद्धांत, ठीक है, तो विकासवादी सिद्धांत यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति सतत विकास का परिणाम है। ठीक है, उसी को जोड़ते जोड़ते हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक था विकासवादी सिद्धांत, वो फिनिश्ड हुआ। अब मैं आपको अगले क्लास में अगले पॉइंट पे शुरू करता हूं कि हमारे सिलेबस का जो अगला पॉइंट्स होगा वह चाहे संप्रभुता होगा। संप्रभुता है तो अगले टॉपिक्स में मैं, अगला लेक्चर जो मेरा होगा वह होगा संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता की विशेषता, संप्रभुता के विचार आए कहां से और संप्रभुता के संबंध संदर्भ में क्या क्या लोगों ने क्या क्या विचार दिए, संप्रभुता के सभी सिद्धांतों की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियोज में यहीं पे फिनिश करता हूं। अगली क्लास में आपको मैं संप्रभुता के साथ मिलता हूं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, आपको वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और जिनको भी एडमिशन लेना हो वे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे या फोन कॉल करेंगे, तत्काल आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कराएं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।